नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र पांडे और अक्षर अकेडमी में आपका स्वागत है। अपन ग्रामीण विकास के सीरीज में बाकी योजनाओं को अपन देख रहे हैं और इससे पहले मैंने जो है वो ग्रामीण विकास के अंतर्गत ही जो एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम है IWMP, उसका पहला पार्ट आपको पढ़ा दिया है, आपको बता दिया है और उसका वीडियो भी डल चुका है, तो आप वहां से आप दे सकते हैं। ये एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम यानी IWMP का दूसरा पार्ट है। ये लगभग 3 पार्टों बनेगा, एक पार्ट और इसका बनेगा जिसमें दूसरी चीजों को अपन कवर करेंगे, कैसे काम करते हैं उनके कार्यों को कवर करेंगे। आज के टॉपिक में इसका क्या देख रहे हैं अपन, एक तो जो परियोजना क्षेत्र वगैरह है, लागत वगैरह है, इसके कितने चरण हैं, जो नेतृत्व होता है या जो परियोजना का जो संचालन किया जाता है वो किन किन स्तरों पर किया जाता है, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो बहुत सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बता दी थी। आपको मैंने बताया था कि जो IWMP है यानी एकीकृत जो जल प्रबंधन कार्यक्रम है IWMP, ये जो योजना है वो 2009-10 में प्रारंभ हुई। 2000 कहा जाके 1 अप्रैल 2008 को ये लागू किया गया था, लेकिन इसका अनुमोदन 26 फरवरी 2009 को किया गया। और 3 योजनाएं DPAP, DDP और आपका जो है IWDP, यानी पहला जो जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं सूखा प्रवरण क्षेत्र, दूसरा कार्यक्रम था मरुभूमि विकास कार्यक्रम और जो तीसरा कार्यक्रम था वो था बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। इन तीनों को जोड़कर हमने क्या बना लिया, एक नई योजना बना ली, जल एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम। कंप्लीटली एक योजना बना ली। उसके उद्देश्य वगैरह हमने पुराने वीडियो में देखे हैं, उद्देश्य क्या है, कौन कौन सी योजनाओं का निर्माण किया गया था और जो कौन से पंचवर्षीय योजना में किया गया है, ये सारी चीजें हमने मापदंड वगैरह जो है वहां पर अपन देख लिए थे। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है पहले उसको देख ले, फिर इसको देखेंगे, तभी उनको समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। तो 3 योजनाओं को मिलाकर क्या कर दिया गया, एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम बना दिया गया। क्यों बनाया गया, इसलिए बनाया गया क्योंकि जल प्रबंधन एवं संवर्धन करने के लिए 2 प्रकार का जल, एक वर्षा वाला जल और तीसरा जो है भूजल, इन दोनों का संवर्धन और जो है संग्रहण करना था हमको। इसलिए हमने क्या किया, जल प्रबंधन कार्यक्रम किया। और इस जल प्रबंधन कार्यक्रम में आजीविका, कृषि, सिंचाई इत्यादि समस्त चीजें जुड़ी हुई थी। बंजर भूमि और वर्षा युक्त कृषि भूमि पर वाटर शेड का निर्माण करना है, यानी इस योजना का जो मूल तत्व था यही था कि हम वाटर शेड का निर्माण करेंगे, यानी एक जो है छोटा छोटा डैम का निर्माण करेंगे या पानी को रोकने का प्रयास करेंगे। और पानी को अगर रोकने का प्रयास करते हैं तो हम सरलता से उसका उपयोग कर सकते हैं। पानी को रोक लेने के बाद सरलता से उसका उपयोग यानी या तो मछली पालन वगैरह के रूप में, या फिर जो है वो हम जो है इसकी सिंचाई करके खेती वगैरह के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका परियोजना का जो क्षेत्र रखा गया, हमने कई क्षेत्र देखे थे, जैसे जो सूखा प्रवरण क्षेत्र था 500 हेक्टेयर क्षेत्र में रखा जाता था। इसका जो परियोजना क्षेत्र रखा था हमने 1000 से लेकर 5000 हेक्टेयर तक। मतलब अगर जो एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम चलेगा उसमें लगभग हम कई माइक्रो जो प्रोजेक्ट हैं वो चला सकते हैं, यानी 500 या तो 500 से ज्यादा ही होना चाहिए, मतलब कम से कम 1000 हेक्टेयर का होना चाहिए, यानी 2 माइक्रो प्रोजेक्ट चलनी चाहिए। 2 माइक्रो वाटर सेट प्रोजेक्ट को मिलाकर एक प्रोजेक्ट भी बनाया जा सकता है, या बड़े बड़े माइक्रो जो सेड प्रोजेक्ट होंगे उनके हिसाब से चलाया जा सकता है, जो 5-5 हेक्टेयर तक के भी हो सकते हैं। 5000 हेक्टेयर लंबा चौड़ा सिंचाई क्षेत्र हो, मतलब 5000 हेक्टेयर क्षेत्र में वाटर सेट का निर्माण नहीं करना है। 5000 हेक्टेयर कहने का मतलब है वो जब कोई वाटर सेट का निर्माण किया जाएगा तो लगभग 5000 हेक्टेयर तक का सिंचाई क्षमता उत्पन्न कर सके, यानी 5000 तक के जो भूमि है उनको सिंचाई उपलब्ध करवा सके, कहने का मतलब ये। तो 1000 हेक्टेयर से लेकर 5000 हेक्टेयर तक का क्या कर सकते हैं, कृषि भूमि की सिंचाई कर सकते हैं, या कृषि भूमि का निर्माण कर सकते हैं, या ऐसी भूमि का निर्माण कर सकते हैं जिनको बंजर मुक्त करना होगा या फिर मरुस्थल मुक्त करना होगा, जिसमें ग्राम की सहमति और पुनर्वास की व्यवस्था होगी। और यह भी तय किया गया कि जब हम किसी व्यक्ति जब कभी भूमि का अधिग्रहण करेंगे तो उसमें ग्राम यानी संस्थागत रूप से अगर देखा जाए तो ग्रामवासियों के साथ, ग्राम पंचायत के साथ हम उनकी सहमति लेंगे, ताकि ये ना होने पाए कि किसी तरीके का अव्यवस्था उत्पन्न हो गया, किसी प्रकार की असहमति हो गई। क्योंकि अगर अव्यवस्था और असहमति होती है तो फाइनली जो ग्राम के लोग होंगे उन्हीं लोगों को क्या हो सकता है, असुविधा का सामना करना पड़ता है। तो उनको और हो सकता है कुछ ग्राम डूब जाए। जब कभी निर्माण किया जाएगा, वाटर सेट प्रोजेक्ट का निर्माण किया जाएगा, तो कुछ ग्राम अगर डूब जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उनको पुनर्वास की भी व्यवस्था प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है, तो 1000 से 5000 हेक्टेयर तक का क्षेत्र, इसमें ग्राम की सहमति और पुनर्वास की व्यवस्था दी गई थी। कहां लागू किया गया जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये उसी क्षेत्र में लागू किया जाएगा जो गैर सिंचित क्षेत्र है। यानी अगर ऐसे किसी क्षेत्र में जहां पर
सिंचाई की क्षमता, सिंचाई सिंचित जिला होगा या सिंचित ब्लॉक होगा या सिंचित ग्राम होगा, उस जगह पर ये वाटर सेट प्रोजेक्ट नहीं चलाया जा सकता है। ये केवल उसी ग्राम पंचायत ग्राम में या उसी ब्लॉक में चलाया जा सकता है जहां पर सिंचाई की व्यवस्था न हो, यानी गैर सिंचित क्षेत्र घोषित किया गया हो। ये इंस्ट्रक्शन लगा दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा गैर सिंचित क्षेत्र में। और वैसे भी अगर सामान्य तरीके से विचार करना चाहें तो अगर सिंचित क्षेत्र है तो वहां पर वाटर सेट प्रोजेक्ट बनाने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं। वाटर सेट प्रोजेक्ट बनाने की आवश्यकता इसीलिए पड़ती है क्योंकि वहां पर गैर सिंचित क्षेत्र है, तो गैर सिंचित क्षेत्रों में भी वाटर सेट प्रोजेक्ट बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इस प्रोजेक्ट को अपन वहां पर लागू कर सकते हैं। लागत क्या होगा? तो लागत जो है ये दोनों चीज याद रखिएगा। आगे प्रधानमंत्री जो सिंचाई योजना अपन पढ़ेंगे उसमें भी यही व्यवस्था है, क्योंकि ये योजना ही प्रधानमंत्री सिंचाई व्यवस्था के नाम से जानी जाती है। तो लागत मैदानी क्षेत्रों में 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के रेट। कितना? 12,000 रुपए प्रति मैदानी क्षेत्र में, क्योंकि उसको समतल करने की आवश्यकता पड़ती नहीं, यानी ज्यादा उसमें काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन अगर वही पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में इसका निर्माण किया जा रहा है तो 15,000 रुपए हेक्टेयर के हिसाब से। पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र में यानी कि जो कई बार क्या होता है, पहाड़ों से भी पानी बरसता है, और जब पहाड़ों से पानी बरसता है तो तेजी से गांव की तरफ आते हैं और उनको इकट्ठा करके वाटर सेट प्रोजेक्ट के रूप में इसको संचालित किया जा सकता है। तो पहाड़ी क्षेत्रों या दुर्गम क्षेत्रों में भी इसका निर्माण करना है। ऐसी स्थिति में जो लागत है वो ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि कई बार पहाड़ों से अगर पानी निकालना है तो सीधे पानी इकट्ठा न करके हम सीढ़ी नुमा ढाल बनाते हुए क्या करते हैं, पानी इकट्ठा करते हैं, जिससे खर्च जो है, लागत जो है बढ़ जाता है। इसलिए 15,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे रहे हैं। तो लागत मैदानी क्षेत्रों में 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में 12,000 रुपए देंगे। पूरा परियोजना निर्भर करता है कितने हेक्टेयर का है। और दूसरा जो पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में ये 15,000 रुपए। इसमें केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी तो ध्यान रखिएगा। हमने इससे पहले भी जो सूखा प्रवण क्षेत्र है या मरुभूमि विकास कार्यक्रम है उसमें देखा था कि उसमें 75 लास्ट में जो देखा था 75-25 की रेशियो है। लेकिन इसमें पूरे प्रोजेक्ट में ऑल ओवर अगर देखा जाए तो 90-10 का है, यानी 90% इसका पैसा कौन खर्च करती है? केंद्र सरकार खर्च करती है, और 10% भागीदारी सिर्फ राज्य निभाते हैं। तो दोनों को ध्यान रखना है। 90-10 की इसमें एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम में हिस्सेदारी कितनी है? आपका 90-10 की भागीदारी है। फिर जो परियोजना की अवधि होगी, यानी जो परियोजना क्रियान्वयन किया जाएगा, चाहे वो किसका पूछ ले आपको, एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम का पूछ ले आपसे, या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का भी पूछे, क्योंकि यही वो योजना है जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के रूप में चल रहा है। तो ये 3 चरणों में होगा, जो कितने वर्षों तक चल सकता है? 4 से 7 वर्षों तक चल सकता है 3 चरणों में। कौन कौन सा होगा? 4 से 7 वर्षों के लिए 3 चरण चला जाएगा। पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। पहला चरण जो होगा 1 से 2 वर्ष का होगा, दूसरा चरण 2 से 3 वर्ष का होगा, और तीसरा चरण जो है ये 1 से 2 वर्ष का होगा। तो यदि हम पहला वाला लेते हैं तो 1 और 2 3 और 4, यानी 4 वर्ष हो गया। और इधर अगर देखें 7 वर्ष, तो 2 3 2 5 और 2 7, यानी अधिकतम कम से कम 4 वर्ष में इसको निर्माण कर दिया जाएगा और अधिक से अधिक 7 वर्ष में निकाल दिया जाएंगे। जो पहला चरण होगा, जो 1 से 2 वर्ष का समय होगा, जो प्रारंभिक चरण होगा, इसमें क्या किया जाएगा कि स्थानीय जो संसाधन का निर्माण किया जाएगा। स्थानीय संसाधन कहने का मतलब यह है कि हम देखेंगे कि स्वयं सहायता समूहों का अपन गठन करें और उनको वैज्ञानिक रूप से उनका सर्वेक्षण करें, संस्थागत जागरूकता फैलाएं, वैज्ञानिक सर्वेक्षण करें, परियोजना की रिपोर्ट तैयार करें। जो बेसिक लेवल पर जो कार्य होने चाहिए, यानी उस परियोजना के निर्माण के लिए जो हमको बेसिक लेवल पर कार्य करना चाहिए, उन कार्यों को हम पहले चरण में निपटा लेंगे। उसका सर्वेक्षण कर लेंगे, उनका सर्वे कर लेंगे, कितने क्षेत्र में बनना है, कहां कहां बनना है, कौन कौन से क्षेत्र, कौन कौन से गांव डूबने वाले हैं, कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित होने वाले हैं, कितना सिंचित क्षेत्र होगा इसका, और कितना क्षेत्र में इसमें सिंचाई की व्यवस्था बन पाएगी। ये सारी चीजों का निर्माण, रिपोर्ट वगैरह का निर्माण पहले चरण में होगा, यानी जो हम कच्चा कार्य जिसको अपन बोल सकते हैं वो सब पहले चरण में कर लिया जाएगा। दूसरे चरण में जो 2 से 3 वर्ष का होगा, वो जो मेन कोर समय होगा, इस टाइमिंग में हम वाटर शेड का निर्माण करेंगे। यानी अगर पहाड़ों को जोड़ना पड़े तो पहाड़ों को भी जोड़ेंगे, यदि हमको पहाड़ को न जोड़कर फिर या तो किसी डैम का निर्माण करना है तो डैम का निर्माण करेंगे, या कुछ भी करना है तो वाटर सेट जो है, बांध वगैरह बनाने हैं, वो गड्ढा खुदाई करना है, तो हम इसी चरण में करने वाले हैं। 2 से 3 वर्ष का समय लग सकता है और इसमें वाटर सेट का निर्माण कर दिया जाएगा। तीसरा चरण जो होगा वो समेकन वर्ष होगा, यानी समाप्त करने वाला होगा। उसे समेकन या निर्वर्तन वर्ष के रूप में कहा गया है। समेकन और निर्वर्तन का मतलब ये हो जाता है कि लास्ट में जो बचे हुए कार्य हैं, उन बचे हुए कार्यों को निपटा लेंगे, उनकी समीक्षा कर लेंगे कि हमने कितना पाया, कितना बेहतर किया, और क्या किया जा सकता था, इनमें क्या कमी रह गई। फिर निगरानी रिपोर्ट, अगर ये भी ध्यान दे सकते हैं कि बीच बीच में हम उनको
देखेंगे कहीं ये लास्ट के जो 2 वर्ष होंगे कहीं पर कोई क्रैक तो नहीं है, कोई मेंटेनेंस की आवश्यकता तो नहीं है, कोई असावधानी तो नहीं बरती गई है। अगर कोई कार्य बचा हुआ है उन कार्यों को अपन क्या कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो परियोजना अवधि है वो 4 से 7 वर्ष की, यानी मिनिमम 4 साल में, और अधिक से अधिक 7 साल समय लेना है। और 3 चरणों में चलेगा। पहला चरण जिसमें प्रारंभिक चरण है रिपोर्ट वगैरह बनाना, वैज्ञानिक सर्वेक्षण करना, दूसरा में वाटर सेट का निर्माण करना, और तीसरा चरण, इसका मेन चरण जो होगा वो दूसरा चरण होता है। और तीसरे चरण में जो है समेकन यानी कार्य को समाप्त करेंगे, जो बचा हुआ कार्य होगा उसको समाप्त कर लेंगे। परियोजना का संचालन भी 3 स्तर पर होगा। परियोजना का संचालन किस स्तर पर होगा? 3 स्तर पर, उद्गम स्तर पर और मध्यवर्ती स्तर पर और मैदानी स्तर पर। यानी कि अगर कोई प्रोजेक्ट आप निर्माण कर रहे हैं, यानी जल संसाधन विभाग का, या फिर यूं कह ले जल प्रबंधन कार्यक्रम में कोई परियोजना बना रहे हैं, तो उद्गम स्तर पर क्या करना होगा, यानी उस स्तर पर जाकर होना जहां पर जल का उद्गम होता है। यानी या तो वर्षा का जल का उद्गम होता है, जैसे पहाड़ों पर कोई पानी बरस रहा है, या फिर मैदानी इलाकों में कोई पानी बरस रहा है, तो उस जगह पर पानी का वो सोर्सेस है, वो कितना पानी हमें प्राप्त हो रहा है, कितना जल हमें प्राप्त हो रहा है, उसका संग्रहण कर लेंगे। क्योंकि कई बार पहाड़ों से जब पानी बरसता है तो बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है, तो उनको धीरे धीरे अपन क्या कर सके, डाइवर्ट कर सके रास्तों का। तो हम उद्गम स्तर में जल का संग्रहण कर लेंगे, यानी छोटे छोटे पार्ट में बांट लेंगे। दूसरा, मध्यवर्ती स्तर में अगर हमने ऊपर में यानी पहाड़ों पर अगर कोई पानी बना लिया है, तो दूसरे नंबर पर मध्यवर्ती सीढ़ी नुमा ढलान और बागवानी फसल वगैरह का कार्य करेंगे। ऐसा कार्य कोई करे, अगर हमने ऊपर में पानी संग्रहण कर लिया है तो तेजी से पानी को नीचे नहीं छोड़ेंगे। दूसरे स्तर पर यही करेंगे कि सीढ़ी नुमा जो ढलान है उनका निर्माण करेंगे, और अगर सीढ़ी नुमा ढलान का निर्माण हो जाता है तो उसके आसपास ऐसी फसलों का निर्माण कर सकेंगे, या ऐसे फसलों को उत्पादन करना प्रारंभ कर देंगे जो बागवानी फसल हो, जिससे क्या हो जाएगा, फसल का उत्पादन करने लगेंगे तो जो मिट्टी का यानी मृदा का जो कटाव है वो भी रुक सकेगा। तो मध्य स्तर में जल का संग्रहण होगा। दूसरे नंबर पर जो बागवानी कार्य वगैरह है या जो ढाल वगैरह का निर्माण करना है वो अपन करेंगे। और मैदानी स्तर पर ये स्वयं प्रधान कार्य करने होंगे, और यहीं पर वाटर सेट का निर्माण कर लिया जाता है। यानी वाटर सेट ऊपर में नहीं बनाना है, यानी किसी पहाड़ पर नहीं बनाना है, बल्कि मैदानों पर वाटर सेट का निर्माण करना है, ताकि जो है अधिक से अधिक मैदानी इलाकों में सिंचाई की व्यवस्था हो सके। तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों चीजें, परियोजना अवधि भी 3 चरणों में है, और परियोजना का जो संचालन भी होता है वो भी 3 स्तर पे होता है। ठीक है। अब आपको यहां ध्यान रखना है कि जो क्रियान्वयन के लिए वित्तीय जिम्मेदारी है, जब इसका क्रियान्वयन किया जाएगा, क्योंकि इसमें संस्थागत क्रियान्वयन की जिम्मेदारी रखी गई है, कल भी हमने उद्देश्य में देखा था, तो संस्थागत कार्य करवाने होंगे। तो क्रियान्वयन की जो जिम्मेदारी, जो वित्तीय भागीदारी होगी, वो केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार, फिर जिला स्तर, फिर ग्राम स्तर पर होगा। यानी केंद्र सरकार जो 90% धन देती है वो किसको दे देगी? राज्य सरकारों को दे देगी। राज्य सरकार अपना जो 10% हिस्सेदारी है वो अपने पास लगाएंगे और वो जिला सरकारों को दे देंगे। जिला सरकार वो किसको दे देंगे? ग्राम स्तर पर दे देंगे, जहां पर परियोजना का क्रियान्वयन होगा। यानी हर स्तर पर जो वित्तीय जिम्मेदारी है वो 4 स्तरों में है, केंद्र, राज्य, जिला और ग्राम स्तर पर। लेकिन परियोजना का चयन, जो परियोजना कहां संचालित की जानी है, और परियोजना का जो संचालन का जो चयन करना होगा कि कौन कौन सी परियोजना होगी, किस किस क्षेत्र में परियोजना होगी, ये केवल राज्य सरकार तय करेगी। क्योंकि भूमि जो है वो राज्य सरकार की ही होती है, राज्य सूची का विषय है भूमि, इसलिए राज्य सरकारों की एक जिम्मेदारी दी गई है कि वो जो परियोजना चयन करना है, किस क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था नहीं है और किस क्षेत्र में परियोजना का निर्माण करना है, ये निर्णय कौन करने वाला है? केंद्र सरकार। और साथ में उसको ये भी ध्यान देना होगा कि पर्यावरण का संरक्षण बना रहे, यानी किसी तरीके का पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। जो वन है या जो कोई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर उनको संरक्षण प्राप्त होता रहे। फिर वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग करना होगा, ऐसा कोई तकनीक का प्रयोग नहीं करना होगा जो आम होगा। इसमें जो लेटेस्ट तकनीक होगी, जो सबसे वैज्ञानिक तकनीक होगी वाटर सेट बनाने में, उस तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। और साथ में ये भी ध्यान देना होगा क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं, आम लोग हैं, वो विस्थापित होने की संभावना होती है। तो साथ में हमको ये भी ध्यान रखना होगा कि स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके, इनका ध्यान रखना, यानी पर्यावरण का ध्यान रखना होगा, वैज्ञानिक तकनीक का ध्यान रखना होगा और स्थानीय रोजगार का ध्यान रखना होगा राज्य सरकारों को किसी भी परियोजना के चयन करने में, क्योंकि परियोजना के चयन करने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकार की है। अब संस्थागत व्यवस्थाएं जैसे अपन चर्चा कर रहे हैं, तो संस्थागत स्तर जो है वो 4 स्तर पर है। केंद्रीय स्तर में अगर आप देखें तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का गठन किया गया है। इसके नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो भी होंगे वो उसकी अध्यक्षता करेंगे, उन्हीं के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति का गठन किया जाएगा, जो इस परियोजना के संचालन में वो क्या करेंगे? निगरानी का कार्य करेंगे और जो वित्तीय व्यवस्था है उनके लिए सुझाव वगैरह देंगे। दूसरे, राज्य के स्तर पर अगर देखा जाए
तो विकास आयुक्त या अपर मुख्य सचिव या कृषि आयुक्त, इन तीनों में से कोई भी, विकास आयुक्त, अपर मुख्य सचिव या कृषि आयुक्त या इनके समकक्ष कोई व्यक्ति या आयुक्त स्तर का कोई भी व्यक्ति इसका क्या करेगा, राज्य स्तर पर नेतृत्व करेगा। और इसमें परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी, इसे क्या कहा जाएगा, परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी, यानी राज्य स्तर पर यही वास्तविक रूप से इसका क्रियान्वयन करता है। जिला स्तर पर क्या होगा, जिला वाटरशेड समिति होगी जहां पर कार्य कर देंगे। और ग्राम स्तर पर क्या होगा, ग्राम वाटरशेड समिति होगी जो इसका निर्वहन करेंगे। और अन्य क्या होगा, जो वाटरशेड विकास दल, ये क्या करते हैं, तो जो वाटरशेड विकास दल है वो मुख्यतः समन्वय और सहायता का काम करते हैं। जैसे ग्राम स्तर पर वाटरशेड समिति है तो इन वाटरशेड समिति का गठन कैसे किया जाएगा, कोई स्व सहायता समूहों का निर्माण करना है इस वाटर शेड को संचालित करने के लिए, तो उनका निर्माण कैसे किया जाएगा। ये ग्राम स्तर के लोगों को और जिला स्तर के लोगों को, राज्य स्तर के लोगों को, केंद्रीय स्तर के लोगों को समन्वय और सहायता करने का काम करते हैं। यानी हर स्तर पर इनकी जिम्मेदारी यही होगी कि ये क्या करें, समन्वय स्थापित कर सके। यानी ग्राम, जिला और ग्राम के बीच में कोई विवाद है या कोई किसी बात पर चर्चा करनी है तो जो वाटरशेड विकास दल होगा वो इनका नेतृत्व करेगा। इनका कोई स्व सहायता समूह वगैरह गठन करना है तो भी जो वाटरशेड विकास दल वगैरह है, प्रशिक्षण देना है तो जो वाटरशेड विकास दल वगैरह है वो इनमें सहायता करेंगे। तो इनके बारे में अपन इससे आगे वाले वीडियो में, अगले वीडियो में अपन इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, कैसे कैसे कार्य होते हैं, राज्य स्तर पर कैसे गठन होता है, जिला स्तर पर कैसे गठन किया जाता है और ग्राम स्तर पर कैसे गठन होता है, वाटरशेड विकास दल क्या है, वो कार्य करने की तकनीक शैली कैसी है उनकी, इनके बारे में डिटेल में अपन आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी याद रखिएगा एक 4 स्तर पर, सॉरी 5 स्तर, वैसे मूलतः 4 स्तर पर है, ये तो समन्वय का कार्य करता है। तो केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और ग्राम स्तर पर कौन कौन काम करते हैं और समन्वय और सहायता करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, वाटरशेड विकास दल की होती है। ठीक है, तो अब आज के वीडियो में क्या क्या तुमको ध्यान रखना है कि हमने जो पुराना प्रारंभ हुआ था 1 अप्रैल 2008 को 26 फरवरी 2009 के ये क्या हुआ, ये अनुमोदित कर लिया गया। 3 योजना डीपीएपी, डीडीपी और आईडब्ल्यूडीपी को संचालित जोड़कर ये योजना बनाई गई थी। जल का प्रबंधन और संवर्धन करना था, बंजर भूमि और वर्षा युक्त कृषि भूमि पर वाटरशेड का निर्माण करना था। परियोजना जो क्षेत्र है वो 1000 हेक्टेयर से लेकर 5000 हेक्टेयर तक है। ग्राम की सहमति से की जाएगी, उनका पुनर्वास किया जाएगा। गैर सिंचित क्षेत्र में लागू रहेगा। पैसा कितना देते हैं, मैदानी क्षेत्र में 12,000 और दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्र में 15,000 रुपए। केंद्र की जो हिस्सेदारी होगी वो 90% होगी और राज्य की हिस्सेदारी 10% होगी। फिर यहाँ पर 3 चरणों में होगा। पहला चरण जिसमें हम रिपोर्ट वगैरह बनाएंगे, सर्वेक्षण वगैरह करेंगे, वो 1 से 2 वर्ष का होगा। दूसरा चरण 2 से 3 वर्ष होगा जिसमें वाटरशेड का निर्माण किया जाएगा। तीसरा चरण 1 से 2 वर्ष का होगा जो समेकित होगा, यानी बचे हुए कार्यों को अपन कंप्लीट करेंगे। कार्य 3 आधार पर किया जाएगा। एक उद्गम के स्तर पर काम किया गया जहां पर पानी का रिसोर्स आता है, और दूसरा स्तर मध्यवर्ती स्तर पर किया जाएगा, और तीसरा मैदानी स्तर पर श्रम कार्य किया जाएगा जहां वाटरशेड का निर्माण किया जाएगा। क्रियान्वयन करने के लिए जो वित्त व्यवस्था है वो केंद्र, राज्य, जिला और ग्राम स्तर पर होगा, लेकिन जो परियोजना का क्रियान्वयन या चयन करना है वो राज्य स्तर पर ही होता है, वही उनका चयन करते हैं, जिसमें पर्यावरण संरक्षण, वैज्ञानिक तकनीक और रोजगार वगैरह का ध्यान रखा जाएगा। संस्थागत व्यवस्था कर देखा जाए तो केंद्रीय स्तर में जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष, उनके लिए एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति बनती है। राज्य स्तर पर जो आयुक्त होते हैं या मुख्य सचिव होते हैं, उनके नेतृत्व में या उनके समकक्ष किसी व्यक्ति के द्वारा परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी का गठन किया जाएगा। जिला स्तर पर जिला वाटरशेड समिति, ग्राम स्तर पर ग्राम वाटरशेड समिति, और जो वाटरशेड विकास दल है वो समन्वय और सहायता का कार्य करता है। इनके बारे में ये पूरा संस्थागत अगले वाले जो चैप्टर में अपन पढ़ेंगे, अगले टॉपिक में जो पढ़ेंगे, अगले वीडियो में, वो इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे कार्य होते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जो है अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।